सोचिए, एक मामूली सा इंटरनेट जोक भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा डिजिटल आंदोलन बन जाए। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं। हम इस वायरल डिजिटल ट्रेंड के पीछे की पूरी कहानी खंगालेंगे कि कैसे एक साधारण सी पैरोडी ने पूरी राजनीतिक व्यवस्था का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 1.9 करोड़, मतलब 1,90,00,000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की गिनती है जो एक पूरी तरह से नकली, जी हां बिल्कुल फेक और व्यंग्यात्मक राजनीतिक पार्टी ने कुछ ही समय में जुटा लिए हैं। सच में इतनी बड़ी तादाद देखकर ही समझ आ जाता है कि अब ये मामला महज कोई इंटरनेट मीम या मजाक नहीं रह गया है। इस बात की असली अहमियत तब समझ आती है जब हम इसे मुख्य धारा की पार्टियों के सामने रखते हैं। यहां देखिए, इस पैरोडी पार्टी के फॉलोअर्स सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के 90 लाख फॉलोअर्स से 2 गुने से भी ज्यादा हैं। और सिर्फ यही नहीं, मुख्य विपक्षी दल यानी कांग्रेस के 1,34,00,000 के आंकड़े को भी इसने काफी पीछे छोड़ दिया है। मतलब एक पूरी तरह से नकली पार्टी का देश की सबसे बड़ी असली पार्टियों से आगे निकल जाना, ये वाकई बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। तो पहला चरण, शुरुआत, एक पैरोडी का जन्म। आइए फटाफट देखते हैं कि ये डिजिटल आग आखिर भड़की कैसे। दरअसल इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के सत्ताधारी हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नाम पर किए गए एक बहुत ही स्मार्ट व्यंग से हुई। किसी ने इसे नाम दिया कॉकरोच जनता पार्टी, और बस रातों रात सोशल मीडिया पर मीम्स, नकली चुनाव प्रचार और सटायर की जैसे बाढ़ आ गई। इस पूरे मजाक के पीछे युवाओं की जो हताशा थी वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की एक खास टिप्पणी सामने आई। उन्होंने अदालत में कुछ ऐसा कह दिया कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता। अब देखिए, भले ही अनजाने में कहा गया हो, लेकिन इसी एक बयान ने इस पूरे इंटरनेट आंदोलन को उसका नाम दे दिया और कह सकते हैं कि एक सबसे बड़ी प्रेरणा दे दी। यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि जस्टिस कांत ने बाद में खुद साफ किया था कि उनका इरादा सभी युवाओं का अपमान करने का बिल्कुल नहीं था। उनकी ये टिप्पणी सिर्फ फर्जी लॉ डिग्री वालों के लिए थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इंटरनेट की दुनिया कहाँ रुकती है। जब तक ये स्पष्टीकरण आया तब तक मीम्स की तो जैसे सुनामी आ चुकी थी और लोगों ने इसी शब्द को अपना हथियार बना लिया। दूसरा चरण, कारण, वास्तविक दुनिया की हताशा। व्यंग्य से हटकर अगर देखें तो वो कौन सी असली हताशा थी जिसने इस आंदोलन को इतनी तेजी से आगे बढ़ाया। अगर गहराई में जाएं तो इस आंदोलन को रफ्तार इन 3 प्रमुख मुद्दों से मिली: बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भारत के लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति। हास्य या कॉमेडी का मुखौटा पहनकर ही सही, लेकिन यह पैरोडी अकाउंट आम नागरिकों के लिए अपनी सच्ची और गंभीर चिंताओं को सामने रखने का एक बहुत ही सुरक्षित और सच कहें तो बेहद प्रभावी मंच बन गया। इस पार्टी के संस्थापक और राजनीतिक संचार रणनीतिकार अभिजीत दिपके का भी यही कहना है। उनके मुताबिक जो लाखों लोग इससे जुड़ रहे थे वो असल में अपनी हताशा व्यक्त करने का बस एक तरीका खोज रहे थे। वे कहते हैं कि युवाओं के पास अपनी बात रखने का कोई और साधन बचा ही नहीं था और मौजूदा व्यवस्था को लेकर उनमें सच में बहुत ज्यादा निराशा थी। अब जब लोकप्रियता इतनी तेजी से आसमान छूने लगी तो स्वाभाविक है कि कुछ दावे भी सामने आए। कहा गया कि इसके ज्यादातर फॉलोअर्स तो पड़ोसी देश पाकिस्तान से हैं। लेकिन दिपके ने जो डेटा शेयर किया वो इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर देता है। डेटा दिखाता है कि इसके 95% दर्शक यानी विशाल बहुमत वास्तव में भारत से ही हैं, जो साबित करता है कि ये आंदोलन पूरी तरह से स्थानीय और जमीनी है। तीसरा चरण, प्रतिक्रिया, एक नकली पार्टी के लिए असली परिणाम। देखते हैं कि कैसे एक साधारण सा मीम अचानक से डिजिटल सेंसरशिप का इतना बड़ा मुद्दा बन गया। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। इस आंदोलन की रफ्तार सच में हैरान करने वाली थी। पिछले महीने स्थापना होती है, कुछ ही हफ्तों में 1,90,00,000 फॉलोअर्स जुड़ जाते हैं, फिर अचानक हैकर्स संस्थापक को निशाना बनाते हैं और अंततः भारत के अंदर इसका आधिकारिक एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। ये पूरी क्रोनोलॉजी साफ दिखाती है कि सत्ता के नजरिए से एक नकली पार्टी के परिणाम कितने असली और कितने त्वरित हो सकते हैं। चौथा चरण, व्यापक अर्थ, लोकतंत्र में व्यंग। अकाउंट के इस तरह ब्लॉक होने से जाहिर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर एक गंभीर बहस छिड़ गई है। इसी बहस के बीच विपक्षी कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर ने इस अकाउंट के भारत में ब्लॉक होने की कड़ी आलोचना की। उनका सीधा सा तर्क है कि किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में लोगों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका मिलना ही चाहिए।
उनका मानना है कि एक समाज को असहमति, हास्य और यहाँ तक कि हताशा जताने के लिए भी माध्यमों की जरूरत होती है। ऐसी आवाज़ों को दबाना लोकतांत्रिक समाज के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में ये घटना सोचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाती है। जब ऑनलाइन दुनिया में कोई पैरोडी मुख्यधारा के राजनीतिक दलों से भी बड़ी हो जाए, तो आधुनिक लोकतंत्र में व्यंग यानी सटायर की वास्तविक भूमिका आखिर क्या रह जाती है? क्या ये सिर्फ लोगों की हताशा दिखाने का एक आईना भर है, या फिर आधुनिक राजनीति की जमीनी हकीकत को बदलने की ताकत भी रखता है? इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।